आगे की प्रेस के लिए मैं आगे अली पाटिल जी को बुलाता हूँ। 9 साल और हमारी धामी सरकार के लगातार जो कार्य चल रहे हैं और जो धरातल पर कार्य उनके दिखाई दिए हैं, उसको लेकर ये प्रेस वार्ता आयोजित करी गई और अभी आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जिस प्रकार से चुनाव आ रहा है, तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार कांग्रेस झूठे वायदे के मैनिफेस्टो लेकर आ रही है, लेकिन उनसे अगर ये पूछा जाए कि धरातल पर 70 सालों तक आपने राज किया, तो आपने क्या इस प्रकार की योजनाओं को तब सोचने का प्रयास नहीं किया? महिलाओं की बात आती है तो महिलाओं के खिलाफ जो लोग बयान देते हैं, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे सुप्रिया सिनेत हो, और फिर उसके बाद ये कह देते हैं हमारे अकाउंट को हैक कर लिया गया, लेकिन महिलाओं के मुद्दे पर आज तक इन्होंने क्या विकास का कार्य किया, ये बोलते समय इनके मुंह पर फेविकोल की पूरी बोतल गटक ली जाती है और बात करते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा के बारे में और महिलाओं की चीज़ों के बारे में करते हैं। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने अभी महिलाओं के लिए जो मातृशक्ति वंदन बिल लागू किया है, इससे कितनी महिलाएं जो राजनीतिक क्षेत्र में आने की सोच रही हैं, उनके लिए यहाँ पे आरक्षण होगा और लाल किले से सबसे पहले कोई पहला प्रधानमंत्री होगा इतिहास में जिसने ये कहा होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत करनी चाहिए और महिलाओं के उन दर्द को समझा कि जिसमें शौचालय जाने के लिए महिलाओं को रात होने का या अंधेरे होने का इंतजार, कितने करोड़ शौचालय का निर्माण कराया गया, इज्जत घर का निर्माण कराया गया, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान किया गया। धुएं से मुक्ति हो, चाहे हर जल कनेक्शन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, और कितनी सारी योजनाएं ऐसी हैं जो महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखते हुए यहाँ पर लागू करी गई। और उज्ज्वला गैस योजना, पीएम आवास में भागीदारी, जन धन खाता, जब जन धन खाता हम लोग शुरू कर रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि जन धन खाता पता नहीं क्यों शुरू कर रहे हैं, जीरो बैलेंस से शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो अब ये जन धन खाते की जो आप लोग स्टेटमेंट देख रहे होंगे, तो उसमें ये पता लग रहा है कि लोगों के घरों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनके भी आज खाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो रेहड़ी पटरी वालों के यहाँ भी, छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वालों के यहाँ भी पेटीएम लगा होता दिखाई देता है। तो डिजिटलाइजेशन की तरफ से जो हमारी भाजपा सरकार के कारण भारत बढ़ रहा है, वो ये साबित करता है कि हमारा भारत कितना उज्जवल भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कोरोना जैसी महामारी के समय जब पूरा देश यानी विदेश तक में पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, उस समय हमारा भारतवर्ष 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा था। और अगर हम लोग धामी सरकार की बात करते हैं, तो धामी सरकार ने जो वायदा किया था वो धरातल पर करके दिखाया। उन्होंने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम महिलाओं के बारे में और जनता के बारे में पूरी चीज़ों से सोचेंगे, और क्योंकि हमारी उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जानी जाती है, चारों धाम यहाँ पर स्थित है, उसको देखते हुए सबसे सख्त धर्मांतरण कानून लागू करने वाली अगर कोई सरकार रही तो वो यहाँ पर धामी सरकार रही। नकल विरोधी कानून हो, चाहे दंगा विरोधी एक्ट हो, लखपति दीदी योजना हो, न मुद्रा योजना हो, इस प्रकार हाउस ऑफ वैली का प्रोडक्ट हो, घर में लोकल फॉर वोकल का हो। अभी आपने यात्राओं में देखा होगा कि 7 करोड़ से ज़्यादा जो बाहर से पर्यटक आए थे, उन्होंने सिर्फ हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट वो खरीदे। तो इन लोगों की आमदनी 15 लाख से ज़्यादा हुई है, जो यहाँ पर महिलाएं अपना घर का प्रोडक्ट वहाँ पर बेची है। तो 15 लाख से ज़्यादा उनका आराम से रोजगार निकला है। और उत्तराखंड की जो संस्कृति रही, उत्तराखंड की जो चीज़ें रही, उत्तराखंड के जो उत्पाद रहे हैं, उनको बढ़ाने में भी ये प्रयास उनका लगातार सार्थक रहा है। आज तक के इतिहास में अगर देखा जाए तो इतने ज़्यादा पर्यटक क्या कभी चारों धाम में दर्शन करने आए हैं? लेकिन अभी हमारी व्यवस्था को देखते, सुचारू रूप को देखते, उत्तराखंड के चीज़ों को लेके और उत्तराखंड की जो पर्यटक स्थल उत्तराखंड को कहा जाता है, उसका जो पब्लिसिटी करी गई है और अच्छे से, उसके कारण करोड़ों लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं, 30% 36 आरक्षण लागू करने वाली, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की रही है तो वो महिलाओं की रही है। तो उनको एक गिफ्ट तोहफा दिया गया हमारी धामी सरकार की तरफ से कि उन्हें 30% 36 आरक्षण दिया गया, और उसमें अब उनको सरकारी नौकरी में 30% 36 आरक्षण मिलेगा। इसी प्रकार से लगातार हमारी सरकार कार्यरत रही है और जो वादा करी है वो करके दिखाती है, क्योंकि कहा जा सकता है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, किसी भी प्रकार से झूठा दम नहीं भरते। तो इनसे ये पूछा जाए कि जब आप 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को देंगे, तो हमारे ऊपर जब कर्जा इतने तक का है, तो आप 1 लाख रुपए जो सालाना देंगे वो कितने करोड़ रुपए में जाएगा, और वो आमदनी आप कहाँ से लेकर आएंगे? तो इस प्रकार के झूठे वायदे जब ये घोषणा पत्र में अपने करते हैं तो वो वाकई बड़ा हास्यास्पद बयान लगता है।
और राहुल गांधी जी की चुप्पी, सुप्रिया सिनेट के बयान को लेके, रणदीप गुर्जेवाल को बयान को लेके, शांति धारीवाल को बयान को लेके कि और ऐसे ये कहते हैं अंकिता भंडारी का केस बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है ये हमारे उत्तराखंड की देवभूमि के लिए। लेकिन उनसे कोई ये पूछा जाए कि आपने ये जो कानूनी प्रक्रिया ये तो लगातार चल रही है, लेकिन आपने उनके लिए क्या स्टेप लिया? जो शांति धारीवाल ने सांसद सत्र में खड़े होकर कहा था कि मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार तो होंगे ही। उस समय क्या इन्होंने पूरी शांति बनाए रखी थी? संदेश खाली में जो हुआ क्या वो अच्छा रहा था? लेकिन इनकी राजनीति रही है कि इन्हें किस प्रकार से राजनीतिक रोटी सेकनी है, क्योंकि ये बेटी बेटी में फ़र्क करते नज़र आए हैं और करते नज़र आएंगे। जहाँ इनकी सरकार रहती है वहाँ पर तो ये चुप हो जाते हैं, और जहाँ इनकी सरकार नहीं रहती वहाँ महिलाओं को लेके हाय तौबा मचाते हैं, क्योंकि ये इनकी दिखावे की राजनीति आज से नहीं बहुत पहले से चली आ रही है। तो उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के नेताओं को ये सोचना चाहिए कि उनके आला नेता, इतने बड़े नेता ये कहते नज़र आते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सुस्त हैं। तो ये सुस्ती क्यों आ रही है? ये उनको सोचना चाहिए कि कांग्रेस की रीति और नीति से पूरी तरीके से कांग्रेस के लोग बिल्कुल खफा चले आ रहे हैं, और वो भाजपा की रीति नीति से खुश होकर इनको अपनाते नजर आ रहे हैं। और गठबंधन, ये जो लोकतंत्र की हत्या वाली बात ये लगातार करते चले आ रहे हैं। इनको तो ये सोचना चाहिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या तो इंदिरा गांधी जी के समय में हुई थी, जब इमरजेंसी का शासनकाल लगा था। और इंदिरा गांधी जी को रायबरेली से के ऊपर, रायबरेली में 1975 में जब इन पर इल्ज़ाम लगे थे, तो रायबरेली से इनके ऊपर जब इल्ज़ाम लगा, ये उसको करने के लिए, उस दाग को साफ करने के लिए लता मंगेशकर जी और हमारी प्रतिष्ठित जो स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती हैं, और किशोर कुमार, इन दोनों पर काफ़ी प्रताड़ना की गई थी ये कह के, और बहुत प्रेशर बनाया गया था कह के कि हमारे पक्ष में कुछ गीत गाओ या कुछ बोलो। लेकिन जब इन्होंने पूरी तरीके से इसको मना कर दिया था, तो इनके गानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तब क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? आज इनको लोकतंत्र की हत्या नज़र आती है, और वहाँ पर क्या उसका नाम है, दिल्ली में ये रहते हैं। मैं इनको इतिहास में लेकर जाना चाहूँगी आप सबके माध्यम से कि यही वो रामलीला मैदान है जहाँ से अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी, और शुरुआती दौर में अन्ना हजारे जी की पीठ पे कंधा रख के, पीठ पे सवार होकर एक लोकतंत्र की बात करते हुए सत्ता में आए थे। लोगों ने इनके झूठे लुभावने वादे तो सुने, लेकिन उसी जगह पर ये खड़े होकर बोलते नजर आए थे कि मेरा बस चले तो मैं सोनिया गांधी को जेल में डाल दूंगा। वो सबसे बड़ी चोर रही है, 70 सालों में उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। आज उनके साथ गठबंधन करते हुए क्या ये लोकतंत्र की हत्या करते नजर नहीं आ रहे? आज ये बार बार भाजपा पे निशाना साधते हैं, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। तो मैं पूछना चाहती हूँ, अब आप लोगों ने कौन सी वॉशिंग मशीन से अपने आप को धोया जो अरविंद केजरीवाल जी आपको एकदम पाक साफ नजर आते हैं? और सोनिया गांधी जी को जेल में डालने वाली बात और चारा घोटाले की बात जिसके लिए इन्होंने करी थी, वो चारा घोटाला किसी से छुपा हुआ नहीं है। तब इन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि चारा घोटाला, कितना चारा खा गए वो नेता। तो आज मैं इनसे पूछना चाहती हूँ आप सबके माध्यम से कि आज वो चारा घोटाला क्या ये खुद खा गए हैं, या ये चारा सारा ये हजम कर गए हैं? तो इस तरीके की बातें इन्हें सोचनी चाहिए। जो 2 साल पहले कोरोना काल के समय अजय माकन, सुप्रिया सिनेट और इनकी रागिनी नायक, इन सब ने ये बयान जारी किया था बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि जब पूरा दिल्ली त्रस्त था ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, तब अरविंद केजरीवाल जी दारू बेचने में और दारू के ठेके में व्यस्त नजर आ रहे थे, दारू की काला बाजारी करने में व्यस्त नजर आ रहे थे। लेकिन आज जब वही दारू की काला बाजारी को रोकने के लिए ईडी ने जब उन्हें गिरफ्तार किया है, तो ये कहते नजर आते हैं कि इस समय ये लोकतंत्र की हत्या है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस समय वो लोकतंत्र की हत्या थी कि इस समय ये लोकतंत्र की हत्या है? जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, क्या ये आप उस समय सही थे, या आपने कौन से गंगा जल से अपने आप को धुलाया है, या जीभ अपनी कौन से गंगा जल में डुबोई है जिसमें अब आपको ये लगता है कि उस समय मैंने कहा था वो झूठ था, इस समय जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है? तो आगे से ये जो भी बात कहे, वॉशिंग मशीन की कहे, चाहे लोकतंत्र की हत्या को लेकर कहे, तो जरूर से अपने इतिहास को देखें कि इन्होंने क्या बोला था, उसके बाद ये किसी भी प्रकार का जवाब दें। हमारे देश में आए जो सरकार रही है उसका राइट है करने का, उत्पाद नहीं, देखिए, राइट है करने का जहाँ तक आपने बात करी है, तो उसका जवाब मैं ये दूंगी कि राइट उनका वो था विपक्ष का, कि जब अपने भारतवर्ष के वैज्ञानिक उस समय कोरोना वैक्सीन को बना रहे थे, तो तरह तरह के सवाल उठाते नजर आए थे, और यही गठबंधन के अखिलेश यादव ने कहा था ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है।
इसको हम लगाने नहीं जाएंगे। लेकिन जब कोरोना वैक्सीन आई तो सबसे पहले लाइन में खड़े होने वाले अगर कोई थे तो वो अखिलेश यादव जी ही थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को सोचनी चाहिए। और पोलियो की जहाँ तक आप बात करें, पोलियो वैक्सीन निश्चित तौर पे हमारे भारतवर्ष की वैक्सीन है, लेकिन अभी आप देखें कि उस पोलियो वैक्सीन को ज़्यादा अंतर है। अब पोलियो वाले जो ग्रस्त मरीज हैं, आशा कार्यकर्ताओं को कितने तरीके से भेजा जा रहा है और सब चीज़ों पर आप समान बात की मुद्दा क्यों नहीं लेकर आते? केंद्र में सरकार से लेकर सारे स्टेटों में सरकार। देखिए ऐसा है, अटल आयुष्मान योजना चलाने वाला अगर कोई रही है पार्टी तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी रही है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज है। और हम तो बहुत ज्यादा ऋणी हैं उत्तराखंड सरकार के, जो आज यहाँ पे सब बैठे हुए हम सभी लोग उस योजना से पूरी तरीके से शामिल है। उस योजना में उन लोगों से जाकर पूछिए जो लोग 5 लाख रुपए कमाने में पूरा जीवन बिता देते हैं, और यहाँ हर सालाना 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होता है। कहीं भी रेफर कराइए और जाके आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराइए, नहीं तो महिलाओं की वो दुर्दशा थी। यूपी में आपकी लगातार सरकार है, आपकी बीजेपी की, वहाँ तो यूपी में स्थिति इतनी हम मतलब सफलता के मुकाम पर जा रहे हैं कि हाई स्कोर से लेकर और पीसेस के भी पेपर ऐसे बाकी नहीं है कि कोई लीक ना हुआ हो। देखिए ऐसा है, क्या सफाई देंगे? अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, हुआ है 60,000 बच्चों ने लगभग मतलब कम से कम 4 लाख लोगों को बच्चे ने दिया, लगभग 60,400 की मतलब उसमें है वैकेंसी, उसका भी मुखिया पकड़ा गया है। तो ऐसे मुखियों पर ऐसे अपराधियों पर क्या आपकी बुलडोजर काम करेगी मैडम? बिल्कुल कर रही है, हमारी बुलडोजर उन हर चीजों पर कार्य कर रही है। और यूपी की नहीं, मैं उत्तराखंड की अगर आपसे बात करती हूँ तो उत्तराखंड में सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून इसीलिए लागू किया गया है कि हमारे बच्चे किसी भी प्रकार से नकल के उसमें आके पैमाने में आके कहीं भी वंचित ना रह जाए। आज जो बच्चा एक परीक्षा में पास हो पाता था, आज वही बच्चा 3-3 परीक्षाओं में निकलता है। और इस कड़े नकल विरोधी कानून के कारण आज कोई भी व्यक्ति नकल करने से पहले 10 बार सोचेगा कि इतना बड़ा नकल विरोधी कानून अगर लागू किया है तो वो उत्तराखंड सरकार में लागू किया है। नकल विरोधी से वो बच्चा पास हो रहा है या बच्चे अपनी काबिलियत और पढ़ाई से? बिल्कुल दोनों चीज से पास हो रहे हैं। लेकिन अभी आपके ही सवाल में जवाब रहा था कि पेपर लीक, तो एक बात बताइए, वो अपनी मेहनत से, जो बच्चे अपनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, जब पेपर लीक होता है तो उनकी मानसिक अवस्था किस प्रकार की होती है। लेकिन जब इस पेपर लीक की कांड को रोका जाता है तो उस बच्चे की मानसिक अवस्था क्या रहेगी। ये दोनों प्रक्रिया को हम लोगों को दिमाग में सोच लेना चाहिए। रामलीला मैदान की रामलीला मैदान से 2014 में बाबा रामदेव जो भी सुप्रीम कोर्ट में जाके वहाँ माफी मांग के आ रहे हैं, वही वहाँ से लंगोट पहनते भागे थे। देखिए ऐसा है, बाबा रामदेव का जो मैटर है, लेट मी कंप्लीट वन थिंग, लीटर वहाँ से डीजल करने को वादा किए थे। जस्ट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट वन थिंग। रामदेव is not our party member, okay? So kindly ask this question to Ramdev only, because I am here to give you the answer for our state government and our central government, okay? अभी विकास की गंगा तो निरंतर धरातल पर एक धरा की तरह हमारे उत्तराखंड में बह रही है। गढ़वाल के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस समय तरक्की हो चुकी है, प्रगति हो चुकी है। ऑल वेदर रोड ले लीजिए, चाहे हर घर जल से कनेक्शन ले लीजिए, क्योंकि हमारे पहाड़ में देखा जाए तो पानी की समस्या को, नल वगैरह की दिक्कत आती थी। महिलाएं जो छत अपने सिर पे पानी ले लेके जाती थी, उनसे उनकी पीड़ा सोचनी चाहिए। और मैं दूर क्यों जाऊँ, मैं पिथौरागढ़ की रहने वाली, जब मैं अपने ससुराल जाती थी तो मुझे भी 3 तल्ले से हैंडपंप से पानी लेके ऊपर आना पड़ता था। लेकिन आज मेरे ससुराल में 3रे तल्ले तक पानी आता है। तो मैं अपना जो अनुभव है वो बता रही हूँ कि इस तरीके से काफ़ी विकास होता चला आ रहा है। आज 2.5 घंटे में दूरी तय होगी आपकी दिल्ली से देहरादून तक की। ये भी विकास पे लगातार कार्य चल रहा है। जितने एक्सप्रेस वे लगातार बन रहे हैं, और अभी मैंने अपने प्रेस पीसी में आपको बताया कि जो लगातार कार्य निरंतर चल रहे हैं, उसी क्रम में कुमाऊं को भी विकसित करने के लिए मानस खंडमाला मिशन जैसी योजना जो चलाई जा रही है, उससे हमारे कुमाऊं के परिवेश में भी लगातार रोजगार की बढ़ोतरी होगी और पर्यटक आएंगे। और जिस प्रकार से अभी हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर समिट हुआ था, वो अनुमादन जिस चीज़ का हम लोगों ने वादा किया था जनता से कि इतने का इन्वेस्टर होगा, उससे ज़्यादा की संख्या में इन्वेस्टर मीट यहाँ पर हुआ। और अब धरातल पर वो नज़र भी आ रहा है, उधम सिंह नगर में हो चाहे कहीं और हो, अगर आप देखें तो वहाँ पे लगातार अभी कार्य करने की योजना को शुरू कर दिया गया है। और चुनाव के बाद इसमें लगातार कार्य बड़ी तेजी से शुरू हो जाएंगे। मैम, देखा गया है कि जो सांसद आपके प्रत्याशी हैं अजय भट्ट जी, लगातार अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जनसभाओं में केवल मोदी जी के जो केंद्र के जो कार्य है उनका बखान करते हुए वोट की मांगने की अपील कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं जनता से। स्थानीय क्या मुद्दे उनके ऐसे हैं जो यहाँ पर उन्होंने किए जिसके बेस पर वो वोट मांग सके जनता के बीच में? किन मुद्दों को लेकर जाएं? देखिए ऐसा है, ये जो चुनाव है ये हमारा लोकसभा का चुनाव है, और ये चुनाव प्रधानमंत्री पद के लिए होता है। तो इस चुनाव में हमारी मोदी सरकार ने क्या क्या कार्य किया है,
हम पहले वो लोगों को याद दिलाएंगे, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी और आप जो हमारे चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, आपके माध्यम से जनता जब बार बार ये सुनेगी कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, अब की बार 400 पार, तो उन्होंने जितनी योजनाएं हम जनता तक पहुंचाई हैं उसको बताने का पूरा श्रेय हमारे हर प्रत्याशी को जाता है और उनको बताना भी चाहिए। और जहां तक आपकी राज्य सरकार की योजना की बात है वो बिल्कुल उचित है। तो वो कहीं कहीं ऐसा भी होता होगा कि मोदी सरकार की योजनाएं बताते होंगे, कहीं परिवेश में ऐसा भी होता होगा कि अपनी योजनाएं बताते होंगे, और आगे वो और क्या कार्य करने जा रहे हैं उसके बारे में भी जनता से वादा जो करते हैं वो करे होंगे। नहीं, स्थानीय मुद्दों को, स्थानीय जो हैं, जो बात किया नैनीताल लोकसभा सीट की, ऐसी क्या उपलब्धि आप मानते हैं कि जिनके बेस पर जनता के बीच में जा सकें वो? मेरे पास उनकी अजय भट्ट भाई साहब की पूरी लिस्ट है, मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट मिनट। जो उन्होंने अभी अपने कार्यकाल में काम किया, नैनीताल रोडवेज बसों का जो उन्होंने काफ़ी कायाकल्प किया, वो हमारे अजय भट्ट भाई साहब के कार्यकाल के दौरान हुआ। अभी वो लगातार जो मसूरी का रोपवे का कार्य करवा रहे हैं, वो उन्होंने अपने सांसद भवन में ये बात को उठाया था, क्योंकि पर्यटकों को काफ़ी परेशानी होती थी मसूरी वगैरह के सफ़र करने में। अब वहाँ पे सबसे बड़ा पार्किंग स्थल भी नैनीताल में बनवाया जा रहा है, जिससे अब बसों के माध्यम से वहाँ पर लोगों को ले जाया जाएगा। इससे भी पर्यटक हमारे विकसित होंगे, क्योंकि ऑटो ड्राइवर और बस ड्राइवर को रोजगार के साधन मिलेंगे। इसी प्रकार से और काशीपुर में मल्टी लेवल पार्किंग करी गई है, और रेलवे काशीपुर का धामपुर है। इस प्रकार से काफ़ी योजना है, सर्वे के रेलवे का है, आकाशवाणी का केंद्र ले लीजिए, इस प्रकार की कई योजनाएं हैं जो जसपुर में बन रहा है अभी आकाशवाणी का केंद्र। और सबसे बड़ी योजना है अगर देखी जाए तो जामरानी बांध परियोजना, जिस पर लगातार वायदे केंद्र सरकार से इससे पहले की सरकार करती थी, लेकिन उसको धरातल पर नहीं उतारी। लेकिन जामरानी बांध परियोजनाओं को हमारे यही सांसद जो प्रत्याशी के रूप में है, उन्होंने इसको पूरा प्रदेश को लेकर है। तो निश्चित जवाब है कि जिस प्रकार से सूर्यधर योजना की भी शुरुआत हमारी केंद्र सरकार ने करी है, इसमें सब्सिडी की भी बातें करी गई है, जिसको अभी रुद्रपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 0% अब आपका जीरो बैलेंस का अब आपका बिल आएगा। तो इसमें लगातार हमारी सरकार कार्यरत है, और जिस प्रकार से हर घर से जल कनेक्ट किया गया, उसी प्रकार से हर घर से बिजली भी कनेक्ट करी है। अच्छा मैम, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रैलियां हैं उत्तराखंड में, जो रैलियां, कितना इफेक्ट इस बार इलेक्शन में डालने वाली हैं? देखिए, वो जननायक है, जनता की पसंद है, और देवतुल्य जनता हमारी जनता जनार्दन है। वो लगातार मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रही है। हम जनता के कृतज्ञ हैं, और इसी कारण वो यहाँ पर जब भी आते हैं यही कहते हैं कि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। और शुरुआत ही उन्होंने जब परेड ग्राउंड में यहाँ पर करी थी, तो उन्होंने यही कहा था। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे उत्तराखंड की है कि अगर आप देखें तो हर घर से आप पत्रकार बंधुओं के घर से भी कोई ना कोई व्यक्ति सेना में अवश्य होगा। लेकिन सेना का मान्य बढ़ाने के लिए उत्तराखंड में 4 धाम के अलावा 5वां धाम अगर घोषित करने वाली कोई सरकार रही तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार रही, और जो सैन्य धाम यहाँ पर स्थापित किया गया। और उसी क्रम में वॉर ऑफ मेमोरियल, जहां अगर आप जाके देखेंगे तो जो हमारे शहीद हुए हैं उन परिवारों की फोटोज वगैरह लगा के एक अच्छी वो बनाई गई है, जिससे कि एक यादगार रहे हमारे कि इन्होंने हमारे देश की खातिर जान दी थी। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि सबसे अच्छी स्वरचित कविता हमारे नरेंद्र मोदी जी ने यही उत्तराखंड देवभूमि में कही थी कि मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। अच्छा मैम, 5 लोकसभा सीट में आप सबसे कड़ा मुकाबला किस सीट पर मानती हैं? किसी भी सीट में नहीं, क्योंकि इस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है वो धरातल पर दिख रहा है। और किसी भी सीट में मैं कड़ा मुकाबला कैसे मानूं, जब हरीश रावत जी ने खुद ही ये बात स्वीकार कर ली है कि हमारे कार्यकर्ता सुस्त है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुस्त।